नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान के इतिहास की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिनका मेवाड़ राजवंश के अंदर यदि हम देखें जिस प्रकार से कुंभा और सांगा का इतिहास रहा है, उन सब से भी ज़्यादा गौरवमयी इतिहास महाराणा प्रताप का रहा है। गौरवमयी हम इसलिए कह सकते हैं कि जब आपको पता है कि मेवाड़ में 3 साके हो चुके थे। पहला 1303 में, कब रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में। दूसरा कब हुआ था, विक्रमादित्य 1534 में। और तीसरा उदय सिंह के समय 1567 में। इन 3 साकों लगातार मुगल हमलों के कारण मेवाड़ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप न सिर्फ शासन संभालते हैं बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। ये तमाम एक मतलब राजकुमार थे, फिर राजा थे, उसके बावजूद ये तमाम कष्ट सहते हुए अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते और किसी भी स्थिति में मुगल आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। और जब तक ये जिए हैं तब तक इन्होंने अपने आन बान शान की रक्षा की। तमाम कष्ट सहते हुए, जंगलों में रहते हुए इन्होंने मुगलों से लोहा लिया और जिस प्रकार से इन्होंने साम्राज्य खोया उसी प्रकार से उन्होंने लगभग वही साम्राज्य प्राप्त कर लिया। तो साथियों, महाराणा प्रताप का जीवन जो है वो हमारे मतलब पढ़ने के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। और मेवाड़ के गौरव गाथा का वर्णन या राजपूतों की गौरव गाथा के वर्णन की बात करें तो सबसे अग्रणी नाम महाराणा प्रताप का है। तो महाराणा प्रताप कौन थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के पुत्र थे। किसके थे? उदय सिंह। उदय सिंह और पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंता बाई। पिता तो थे उदय सिंह और माता थी पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई, उनकी पुत्री थी। सॉरी, जयवंता बाई के ये पुत्र थे। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई के ये पुत्र थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब ये राजा बने उस वक्त इनकी आयु 32 वर्ष हो चुकी थी। पहले तो देखो शुरू से ही जब उदय सिंह जी भी, आपको पता है कि जब अकबर का आक्रमण हुआ था, मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था, तो वो खुद जंगलों में चले गए थे, गोगुंदा के जंगलों में। महाराणा प्रताप भी वहां पे जंगलों में काफी रहे थे और वहां पर इनको जंगल में रहते थे, छोटे बच्चे को कीका कहते थे, तो इनको भी बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कीका। जब ये राजा बने उस वक्त इनका एक भाई था जगमाल। कौन था? जगमाल। और उदय सिंह जी अपनी भटियाणी रानी के कहने पर, ये तो पाली के अखेराज सोनगरा की बेटी थी और उदय सिंह जी की एक भटियाणी रानी और थी। उस भटियाणी रानी ने उदय सिंह जी से वचन ले लिया, जैसे आपने देखा है रामायण के अंदर कैकेयी ने दशरथ से वचन लिया था कि रामचंद्र जी को वनवास हो, वैसे ही यहाँ पर जो इनकी रानी थी भटियाणी रानी, उसने वचन ले लिया था कि साहब महाराणा प्रताप को नहीं, मेरे पुत्र जगमाल को आपको राजा बनाना होगा। और उदय सिंह जी ने इस बात पे हाँ भी भर दी थी कि हम जो है वो आपके पुत्र जगमाल को राजा बनाएंगे। जैसे ही जगमाल राजा बने, उदय सिंह जी की मृत्यु के पश्चात तुरंत मेवाड़ के अंदर विद्रोह शुरू हो गया और उदय सिंह को हटाकर तुरंत में महाराणा प्रताप को राजगद्दी दी गई और उनका राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा में। कहाँ पे किया गया? गोगुंदा में। तो महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। और कहते हैं कि ईंटों का सिंहासन बढ़ा के फटाफट बस तुरंत में राज सिंहासन ईंटों का बढ़ा के और राज तिलक किया गया था। कुछ ही समय पश्चात दोबारा विधिवत तरीके से इनका राज तिलक किया गया कुंभलगढ़, जिसको पहले कुंभलमेर कहते थे, कुंभलगढ़ के किले में दोबारा राज तिलक किया गया। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने
32 वर्ष की आयु में मेवाड़ का राज सिंहासन ग्रहण किया। अब राज सिंहासन तो ग्रहण कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप के सामने चुनौतियां थी। चुनौतियां कई थी। पहली तो देखो यही चुनौती थी कि लगातार जो मुगलों से युद्ध हो रहे थे 1303 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद से लेकर लगातार उदय सिंह जी के समय 1567 में जो साका हुआ, तब तक लगातार युद्ध हो रहे थे। उन युद्धों की वजह से मेवाड़ के बहुत सारे वीर सेनापति जो थे, वीर जो अपने कह सकते हैं मेन रणबांकुरे थे इनके, वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इसलिए इनकी सैन्य शक्ति भी निरंतर कमजोर पड़ रही थी। तो प्रथम चुनौती तो ये थी कि इस सैन्य शक्ति को पुनर्गठित करके और मेवाड़ की अस्मिता की सुरक्षा की जाए। दूसरी, अकबर जो था वो उदय सिंह जी को के समय तीसरा मतलब आक्रमण किया था, तो अकबर की अधीनता स्वीकार करें या अकबर के विरुद्ध युद्ध की राह पर चलें। यह भी महाराणा प्रताप के सामने एक चुनौती थी कि भाई या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें और या फिर क्या करें कि कष्ट में भले ही जीवन जीना पड़े, लेकिन हमेशा मुगलों से विद्रोह का मार्ग चुने। महाराणा प्रताप ने मुगलों से विद्रोह का मार्ग ही चुना और किसी भी स्थिति में मुगलों से कभी भी समझौता नहीं किया। जीवन भर कभी नहीं झुके, जीवन भर कभी नहीं झुके और यहां तक कि अमर सिंह जी भी नहीं झुकना चाहते थे। वो तो बाद में कहानी 1615 में अलग हो गई थी, लेकिन अमर सिंह जी भी महाराणा प्रताप के समान ही प्रतापी थे। इनके पुत्र जो थे वो भी नहीं झुक रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना कि भाई वो अकबर के साथ में लोहा लेंगे, उनके आगे झुकेंगे नहीं, समझौता करेंगे नहीं। हालांकि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर प्रतापी व्यक्ति उनके अधीन हो जाए और मान सिंह की भांति ही उनके साथ में रहकर सैन्य जो अभियान है उनका संचालन करें, और इसके लिए उन्होंने कई दूत भी भेजे थे। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको जो मैंने पीडीएफ पीपीटी जो बना रखी है उसके हिसाब से सारी बातें बता देता हूं। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश मतलब उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। दृढ़ प्रण इन्होंने ले लिया कि मैं मुगलों के आगे नहीं झुकूंगा। तो इन्होंने, कहते हैं ना भाई, वो एक आपने कविता सुनी होगी कि हरी घासरी रोटियां ही बिना बन बिलावड़ो ले भाजो। तो वहां पर क्या थी कि हरी घास की रोटियां, ये घास फूस की रोटियां खाकर जिंदा रहे थे और अपने फिर भी इन्होंने सैन्य अभियानों का संचालन किया था। और वो हरी घास की रोटी भी, कहते हैं भाई, एक वन का बिलावड़ा लेके चला गया, भूखे रह के भी इनको सोना पड़ता था, लेकिन इन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार कई युद्धों में हराया था। तो हम यहाँ पर मेन जो इनके दो युद्ध हैं, विशेष तौर से हल्दी घाटी का युद्ध और दूसरा कौन सा युद्ध, दिवेर का युद्ध, इन दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। देखो, अब वही बात की भाई, महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह और पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री उदय सिंह की पत्नी जसवंता बाई के पुत्र थे। और मैंने बताया था कि भटियाणी रानी के कहने पर जगमाल को राजा बना दिया गया था, लेकिन रावत कृष्णदास चुड़ावत और अन्य कई सरदार सारे के सारे बोले नहीं साहब, योग्य महाराणा प्रताप है, इनको ही राजा बनाया जाए। जगमाल को हटाकर 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। इनका वैसे देखो 1572 में इन्होंने राजगद्दी ग्रहण की थी। कब की थी? 1572 में इन्होंने राजगद्दी ग्रहण की थी। जन्म इनका 1540 में हुआ था। ये 9 मई 1540 है, थोड़ा सा इसको आप सही कर लेना। महाराणा प्रताप का राज तिलक, अच्छा, इसको राजमहलों की क्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक राजा को हटाकर दूसरे राजा को जगह दे देना। हालांकि महाराणा सांगा के समय भी हुआ था, लेकिन सांगा के समय किसी राजा को हटाया नहीं था। सांगा के भाई जो पृथ्वीराज थे, वहां पे भी जगमाल थे, वो दोनों पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए राणा सांगा राजा बने थे। वो नियति को मंजूर था। लेकिन यहां पर आपको पता है जगमाल का राज तिलक कर दिया गया था। उसके बावजूद बाद में जगमाल को हटाकर और महाराणा प्रताप को राजा
बनाया गया था। आगे बात समझ में? इसलिए इसे कहते हैं राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति क्यों? क्योंकि जगमाल को हटाकर और राजा बनाया गया किसको? महाराणा प्रताप को। अब देखो, अब महाराणा प्रताप का प्रथम राज तिलक 28 फरवरी 1572, ये तारीख भी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बताया था गोगुंदा में किया गया था, और जब गोगुंदा में इनका राज तिलक किया गया था उस वक्त ईंटों का सिंहासन बना के महाराणा प्रताप को बिठाकर और राज तिलक किया गया था। बाद में कुंभलगढ़ के किले में जाकर विधिवत तरीके से इनको राज सिंहासन ग्रहण करवाया गया। तो ये कई बार प्रश्न आ जाता है कि जगमाल को हटाने का काम प्रमुख सरदार कौन थे? तो कृष्णदास चुड़ावत। कौन थे? कृष्णदास चुड़ावत। महाराणा प्रताप का प्रथम राज तिलक कहां हुआ? गोगुंदा में। कहां पे हुआ? गोगुंदा में। और विधिवत तरीके से राज तिलक कहां पे हुआ? कुंभलगढ़। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस मेवाड़ राजा का राज तिलक 2 बार किया गया था? तो महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 बार किया गया था। ठीक है ना? कितनी बार किया था? 2 बार। अब देखो, जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ये ऊपर जो मैंने बताया था। माता का नाम था जयवंता बाई, पाली के शासक अखेराज सोनगढ़ा की बेटी थी। पत्नी का नाम था अजमाल दे कंवर। इन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया था महाराणा प्रताप के साथ में। और मैंने बताया कि जब महाराणा उदय सिंह जी गोगुंदा के जंगलों में चले गए थे, जब मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था 1567 में, अकबर ने जब आक्रमण किया था, तो उदय सिंह जी कहाँ चले गए थे? जंगलों में चले गए थे। और वहां पर आपने पिछले वीडियो में देखा है कि मेनली जो युद्ध था वो किसने किया था? जयमल, पत्ता और कल्ला, उन्होंने मेन युद्ध किया था। उस वक्त महाराणा प्रताप भी जंगलों में खूब घूमते थे, और इनको कीका कहते थे। कीका इसलिए क्योंकि जो भील है वो छोटे बच्चे को कीका बोलते हैं। छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? कीका। तो इनको भी फिर कीका कीका कहने लग गए। वो जैसे अपने कई बार कह देते ना बच्चा है, तो वैसे इनको कीका कीका कहने लग गए। तो इनके बचपन का नाम कीका था। क्या नाम था? कीका। ये बात आप ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये मैं भी आपको बताया था कि एक भटियाणी रानी थी जिनका नाम था धीरबाई। एक भटियाणी रानी थी महाराणा उदय सिंह की, जिनका नाम था धीरबाई। और ये वैसे कह दें तो मेवाड़ की भाई कैकई हो गई। जैसे महाराजा दशरथ को कैकई ने कहा था कि भाई राम को वनवास दो और मेरे पुत्र को राज तिलक दो, तो वैसे ही ये जो धीरबाई थी, कहाँ की थी? भटियाणी रानी थी। इसने कहा कि महाराणा प्रताप को राजा ना बना के मेरे पुत्र जगमाल को राजा बनाया जाए। और इसी वायदे को निभाने के चक्कर में पहले जगमाल को राजा बनाया गया था। लेकिन योग्य ज्यादा महाराणा प्रताप थे, और सबको पता था कि मेवाड़ जिसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, यदि उसकी स्थिति सुधारनी है या जो भी इसके बारे में अच्छा निर्णय करना है, तो महाराणा प्रताप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। अब देखो, हल्दी घाटी का युद्ध, ये अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब यहां हम बहुत डिटेल से सारी बातें पढ़ेंगे। देखो, अकबर ये चाहता था कि युद्ध तो खूब हो लिया भाई। उदय सिंह के सामने भयंकर युद्ध हो चुका था। 1567 के अंदर मेवाड़ का तीसरा साका हो गया था। 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया था। उसके बाद में अकबर थोड़ा सा धार्मिक रूप से सहिष्णु होने लग गया था। कट्टरता खत्म होकर दीन इलाही धर्म चलाना शुरू कर दिया था। तो वो ये चाहता था कि भाई ये जो महाराणा प्रताप के साथ में है वो बिना युद्ध किए ये हमारे अधीन हो जाए, बिना युद्ध किए ये हमारे अधीन हो जाए। तो उन्होंने मेवाड़ को अधीन करने के लिए 4 दूतों को भेजा था, और ये दूत बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले देखो कौन है? जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची, इनको सबसे पहले भेजा था सितंबर 1572 में। ये आए महाराणा प्रताप के पास में और बोले साहब आप अकबर के अधीन हो जाइए। महाराणा प्रताप ने इसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, ये बंदा वापिस चला गया। अब आए कछवाहा वंश के राजा मान सिंह। कछवाहा वंश के राजा मान सिंह,
मान सिंह आए, महाराणा प्रताप ने उनको, आपको पता है कि पिछोला झील के किनारे पर जग मंदिर के अंदर आराम से ठहराया, भोजन पानी कराया। शाम के खाने के समय महाराणा प्रताप खुद खाना ना खा के बोले, उनको पता था कि भाई ये अकबर का चमचा बन के आया, यहाँ पे अकबर के हिसाब से मुझे राजी करने आए, तो ये अपने पुत्र अमर सिंह जी को भेज देते हैं कि आप जाइए और इस मान सिंह जो चलो हमारा मेहमान है इसको खाना खिला दीजिए। और जब महाराणा खुद नहीं आए तो मान सिंह नाराज हो गया, बोला कि महाराणा क्यों नहीं आए? बोले महाराणा को समय नहीं है। बोले कि समय नहीं है, उनको कह देना हमें जो उनसे युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। तब महाराणा प्रताप ने आकर उसको कहा, बोले भाई तेरे को ज्यादा गर्मी होगी, तू अपने फूफा को भी बोल देना और अपने जीजा को भी बोल देना, अपने फूफा को भी बोल देना, क्योंकि आपको पता है कि महाराणा प्रताप के जो मान सिंह के पिता थे भगवान दास की बहन की शादी अकबर से हुई थी, है ना। मानबाई की शादी किससे हुई थी? अकबर से। और भगवान दास की पुत्री की शादी जहांगीर से हुई थी। तो उस हिसाब से जहांगीर तो मान सिंह का बहनोई हो गया और अकबर क्या हो गया? फूफा। तो बोलिया कि भाई तेरे फूफा को भी बोल देना और तेरे जीजा को भी बोल देना, यदि आप लोगों को कोई दिमाग में वहम है तो वह निकाल दें, युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे तो आपका वहम भी हम दूर कर देंगे। तो मान सिंह जी ने इसे अपना तिरस्कार समझा और वहां से उठ के चले गए। तीसरे दूत आए सितंबर 1573 में, और वो थे मान सिंह के पिता भगवान दास। मान सिंह के पिता भगवान दास, मान सिंह के पिता भगवान दास, ठीक है ना। और भगवान दास के पिता भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था, मानबाई का विवाह। तो भगवान दास की बहन हो गई ना अकबर की पत्नी, और मान सिंह की क्या हो गई? वो बुआ। आ रही है बात समझ में ना? देखिए ये है भारमल, ये हम वैसे तो वहां पढ़ेंगे। ये है भारमल, ये है आगे इनका पुत्र भगवान दास, और इनका पुत्र मान सिंह। अब क्या हुआ? भारमल की पुत्री कौन थी? मानबाई, जिसका विवाह किसे किया? अकबर से। तो पिता की बहन मान सिंह के क्या लगी? बुआ, और ये अकबर साहब क्या हो गए? इनके फूफा जी। इसलिए कहा कि तेरे फूफा को बोल देना तेरे कोई समस्या है तो। और इधर भगवान दास जी ने भी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? जहांगीर के साथ में। किसने किया? भगवान दास ने। अब भगवान दास की बेटी मान सिंह की बहन हो गई, भगवान दास की बेटी मान सिंह की बहन हो गई, तो ये जहांगीर क्या हो गया? जीजा। बोले इन दोनों को बोल देना तेरे जीजा और फूफा को कि आ जाए, युद्ध क्षेत्र में अपने आप से मुलाकात कर लेंगे, दो दो हाथ करके देख लेंगे। तो मान सिंह को गुस्सा आया, बोले कोई बात नहीं, युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। चला गया अकबर के पास में, बोले साहब युद्ध करेंगे। अकबर ने कहा ठहर मान सिंह ठहर, थोड़ा धैर्य रख, अभी तेरे पिताजी को भेजता हूं, तो थोड़ा युवा है, गर्म दिमाग का है। भगवान दास को भेजा। भगवान दास ने आके कहा अकबर को, अकबर ने कहा तेरे समझ में नहीं आई, तेरे बेटे को समझा के मैंने कह दिया हिंदी में कि भैया युद्ध क्षेत्र में ही मिलेंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तुम चाहे युद्ध करो ना करो बात एक अलग है, लेकिन मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी तरह से उनके टुकड़ों पे पलने वाला नहीं हूं। भगवान दास भी चले गए और लास्ट में भेजा अंतिम दूत टोडरमल दिसंबर 1573 को। और टोडरमल ने आकर समझाया, आपको पता है अकबर के दरबार के नवरत्नों में थे मान सिंह और टोडरमल, है ना। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, है ना। इनमें कौन थे? एक तो मान सिंह और एक राजा टोडरमल। तो 9 रत्नों में से 2 रत्न तो आ गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, ठीक है। अब टोडरमल को भी सीधा जवाब दे दिया, बोले भाई साहब आप जाइए यार, आप फालतू टाइम खराब ना करें, मैं आपकी तरह से उनका चमचा नहीं बनना चाहता, मैं अपना स्वाभिमान से जीऊंगा। कुल मिला के महाराणा प्रताप ने अपना सीन क्लियर कर दिया। और परीक्षा में आ जाता है कि इन दूतों का क्रम क्या है, तो जमा बांटो, जमा बांटो, जमा बांटो, ये याद रख लो। जय का मतलब कौन हुआ? जय का मतलब कौन हुआ? जलाल खां। कौन हुआ? जलाल खां कोरची। मां का मतलब कौन हुआ? मान सिंह। मां का मतलब कौन हुआ? मान सिंह। भय का मतलब कौन हुआ? भगवान दास। और टो का मतलब कौन हुआ? टोडरमल, जमा भाटो। ये चारों नाम इसी क्रम के अंदर आप याद कर लेंगे। अब हो गया तय कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध होना है, और वो युद्ध हुआ
राजसमंद जिले के हल्दी घाटी नामक स्थान पर, जो कि एक तंग घाटी है पहाड़ियों के बीच में, और वहां की मिट्टी हल्दी के समान होने के कारण, पीली होने के कारण उसे क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी। क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी। प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे थे कॉन्ट्रोडर्मल, तो चारों को निराश किया और अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। तो महाराणा प्रताप की सेना भी आ गई मैदान में और अकबर की सेना भी आ गई। अकबर की सेना आई मान सिंह के नेतृत्व में, और इन्होंने आकर मोलेला गांव, जो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर आकर इन्होंने अब महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना दोनों आ गई आमने सामने। मान सिंह की सेना, मतलब अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। तो मान सिंह जो है वो मोलेला गांव के अंदर आकर अपनी पहले सेना को लाकर रोक देता है। इधर महाराणा प्रताप भी पूंजा भील के नेतृत्व में अपनी सेना लेकर आ जाते हैं। और महाराणा प्रताप का एक मेन सेनापति था, उसका नाम था हकीम खां सूर पठान। मतलब महाराणा प्रताप की ओर से भी एक मुस्लिम लड़ रहा था जिसका नाम क्या था? हकीम खां सूर पठान। देखो दोनों साइड से हैं। अकबर की तरफ से एक हिंदू लड़ रहा था और महाराणा प्रताप की तरफ से एक मुस्लिम लड़ रहा था। महाराणा प्रताप की ओर से तो एक मुस्लिम लड़ रहा था, हकीम खां सूर पठान सेनापति ये था। और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। तो देखिए अकबर का तो है हिंदू सेनापति और महाराणा प्रताप का है मुस्लिम सेनापति। क्लियर? अब देखो दोनों की सेनाएं आकर आमने सामने युद्ध शुरू किया। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी लेकिन उनका जोश मुगलों की तुलना में 10 गुना था। एक तो भयंकर तीरंदाज, भयंकर भाला चलाने वाले, और महाराणा प्रताप के पास एक से एक तगड़े सेनापति। ऐसे करके महाराणा प्रताप का पलड़ा, वैसे तो प्रथम दृष्टया देखें तो महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहा और मुगलों के अंदर भगदड़ मच गई। मुगलों के अंदर क्या हो गई? भगदड़ मच गई। उसके बाद में एक मुजाहिद बेग नाम का सैनिक था, मेहतर खां नाम का सैनिक था। उस मेहतर खां नामक सैनिक ने उखड़ती हुई मुगल सैनिकों को आकर प्रोत्साहित किया, जोश भरा कि आप ऐसे मत जाइए, अभी हमारे जो सुल्तान हैं अकबर वो सेना लेकर आ रहे हैं। तो उखड़ती हुई मुगल सेना को एक बार के लिए इन्होंने वापस क्या किया? मन टिकाया, उनमें जोश का संचार किया। अब जो युद्ध क्षेत्र था वहां पर अकबर और मान सिंह और महाराणा प्रताप का भी आमना सामना हुआ था। तो मान सिंह जो है उस पे घाव भी दिए थे महाराणा प्रताप ने, और जो उनका हाथी था उसको भी घायल कर दिया था। ठीक है ना? उनके मान सिंह के हाथी को भी घायल कर दिया था। एक बार तो मतलब उनके ऊपर बख्तर उड़ गए थे, तो बस वो मान सिंह के ये मान के चलिए सिर के पास से भाला निकला ही था। बताते हैं युद्ध क्षेत्र में कि भाई मान सिंह बाल बाल बचा था। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि अकबर का मेन घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, बहुत ही स्वामी भक्त और शक्तिशाली घोड़ा था। महाराणा प्रताप का, सॉरी शायद मेरे मुंह से अकबर निकल गया, महाराणा प्रताप का मेन एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, जो बहुत ही शक्तिशाली और स्वामी भक्त घोड़ा था। युद्ध क्षेत्र में चेतक घायल हो गया और महाराणा प्रताप भी घायल हो गए। जब चेतक घायल हुआ, महाराणा प्रताप भी घायल हुए, तो युद्ध क्षेत्र से उनका निकलना जरूरी हो गया था। महाराणा प्रताप को सब सरदारों ने समझाया कि साहब आपको यदि कुछ हो गया तो युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा, तो आप एक बार युद्ध क्षेत्र से चेतक को लेकर बाहर निकलिए। और उनका राज चिन्ह धारण किया झाला बिदा ने। झालाबिदा ने युद्ध का नेतृत्व किया और झालाबिदा को झालामान सिंह, झालामान भी कहते हैं। कई किताबों में झालाबिदा आ सकता है, कई परीक्षा में और में कई किताबों में लिखा हुआ है, और झालामान भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखना झालाबिदा या झालामान, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में युद्ध का नेतृत्व किया था। महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में युद्ध का नेतृत्व किया था। अब महाराणा प्रताप उस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते हैं
और जैसे ही बाहर जा रहे होते हैं तो महाराणा प्रताप का 2 सैनिक पीछा करते हैं। 2 सैनिक पीछा कर रहे होते हैं, महाराणा प्रताप घायल भी थे, हालांकि उनका कुछ बट नहीं सकता था 2 सैनिकों का, लेकिन वहीं पर जो एक शक्ति सिंह था महाराणा प्रताप का सगा भाई, वो शक्ति सिंह वैसे तो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था क्योंकि वो जगबाल का फेवर का आदमी था, तो वो वैसे तो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन वो शक्ति सिंह जब महाराणा प्रताप को भागता देखा तो उसने देखा यार ये तो मेवाड़ की रक्षा के लिए मेरा भाई भाग रहा है, उसके मन में भाई के प्रति प्रेम जग गया और उसने पार्टी बदल ली। तुरंत उसने क्या किया, बोले कि भाई साहब, आवाज लगाई महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप ने कहा बोल भाई तू तो उधर है ना। बोले नहीं भाई साहब, अब मैं आपकी तरफ हूं। और तुरंत महाराणा प्रताप के पास में आकर आंखों में आंसू टपकाए महाराणा प्रताप ने उसको गले लगाया। दोनों भाई बलीचा गांव में एक नाला था, उसके किनारे पर दोनों भाई मिले, इधर पानी बह रहा था, इधर आंसू बह रहे थे, और वहीं पर चेतक ने अंतिम सांसें ली। तो चेतक बलीचा गांव में उस नाले के पास में खत्म हो गए, और वहीं शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया और पहले उन दोनों सैनिकों को मार के महाराणा प्रताप की रक्षा की और महाराणा प्रताप से गले मिला। तो इस तरह से ये युद्ध चला, काफी घातक चला। बस इसमें यह है कि जैसे अपने कहें जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा खत्म हो गए थे या बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, महाराणा प्रताप उस स्थिति में नहीं थे, अभी युद्ध लड़ने की स्थिति में थे पूरी तरीके से। तो चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा गांव में है, ये याद रखना। चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा गांव में है। अब ये युद्ध जो है, इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, तो याद रखना। बंदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। बंदायूनी, बंदा गोगुंदा, ये शब्द रट लो। क्या? बंदा गोगुंदा, ठीक है ना, मिलते जुलते नाम है ना, बंदा गोगुंदा। तो बंदायूनी ने क्या कहा था? इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था? गोगुंदा का। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। ये नाम दोनों याद रखने। बंदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का, और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहा था, और एक आगे आएगा दिवेर का युद्ध, उसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये कर्नल जेम्स टोड ने जो 2 नाम दिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली कहा था, और दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा था। बादशाह अकबर और बाघ, शेर के समान, बाघ के समान थे महाराणा प्रताप। तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा? बादशाह बाग का युद्ध। और ध्यान रखना, अकबर की महाराणा प्रताप की तरफ से 2 मेन व्यक्ति थे, हकीम खां सूर पठान और पूंजा भील। हकीम खां सूर पठान और पूंजा भील जो महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। और मैंने बताया था कि दोपहर को एक बार हालात यह हो गई थी कि मान सिंह की सेना बिल्कुल हार की कगार पे पहुंच गई थी। सेना जो है उनका मनोबल गिरने लगा था। उस वक्त मेहतर खां नामक सैनिक ने यह कहा कि सुल्तान बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र पे पहुंच रहे हैं। ये कहते ही सैनिकों के मन में एक बार पुनः जोश का संचार हुआ कि थोड़ा सा लड़ाई और लड़नी है। आ कोई नहीं रहा था, लेकिन इसने बस थोड़ा जोश भर दिया उनमें, झूठी हवा फेंक के। यह शक्ति सिंह वाली बात मैंने बताई दी। अब कन्हैयालाल सेठिया थे। कन्हैयालाल सेठिया, आपको पता है सुजानगढ़ के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हुए हैं कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोहराड़ी, पाथल पीथल, इस प्रकार की इन्होंने कई रचनाएं लिखी है। तो इन्होंने पाथल और पीथल नाम की बहुत ही फेमस रचना लिखी है, जिसमें पाथल तो कहा है पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन थे पृथ्वीराज राठौड़? याद करो इतिहास में, पाथल किसे कहा? कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल नाम की रचना लिखी। पाथल कहा पृथ्वीराज राठौड़ को और पीथल कहा महाराणा प्रताप को। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे आपको बता दूं, बीकानेर के राजा थे कल्याणमल। बीकानेर के राजा कौन थे? कल्याणमल। और ये कल्याणमल, इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी की किताब लिखी थी। कौन सी? बेली नहीं, वेली कृष्ण रुक्मणी।
पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी गई थी और ये राय सिंह के भाई और कल्याणमल के पुत्र थे, और इनके लिए एक उपाधि का इस्तेमाल किया था कन्हैयालाल सेठ यानी पीथल। ठीक है ना, क्या नाम दिया था? पीथल कहा, और सॉरी पाथल, मैं उल्टा बोल गया हूं, पाथल। पाथल कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को, और पीथल कहा था महाराणा प्रताप को। तो आपके कभी आ जाए पाथल और पीथल रचना किसकी थी, तो कन्हैयालाल सेठिया की थी, सुजानगढ़ के थे, धरती धोराड़ी इनकी लिखी हुई है। पाथल किसको कहा? पाथल कहा पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख रचना है कौन सी? बेली कृष्ण रुक्मणी री। ये राय सिंह के भाई थे, बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल के पुत्र थे, राय सिंह के भाई थे, और इन्हें अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। क्योंकि कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो अपने दोनों पुत्रों को लेके गए थे कि महाराज हम आपके आश्रित हैं और ये रहे हमारे पुत्र, इनको भी आप काम लगाइए। तो बोले ये तो लड़ाई लड़ाई में ठीक रहेगा और ये थोड़ा कविताएं अच्छी लिखता है, तो इसको कविता लिखने के लिए महल दे दिया। बोले भाई साहब ये गागरोन का किला है, चारों ओर पानी है, बढ़िया बैठ के आप कविताएं लिखिए और आप हमारे साथ लड़ाई में चलिए। तो दोनों को काम लगा दिया अकबर ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना थी बेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है ना, इसको आपको बता दूं, दुर्सा आढ़ा ने कहा था ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। 4 वेद है ना, तो बोला कि बेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा आढ़ा ने क्या कहा था? ये क्या है? 5वां वेद है और 19वां पुराण है। 18 पुराण होते हैं, 19वां पुराण कहा था। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी देखें। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज राठौड़ की शादी महाराणा प्रताप का जो छोटा भाई शक्ति सिंह जो गले मिला था, आंसू टपकाए थे, उसकी बेटी किरण कंवर के साथ में हुई थी। ठीक है ना, शक्ति सिंह की बेटी किरण कंवर के साथ में हुई थी। किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की। अब भाई मुगल सेनापति था एक शहबाज खान। इस शहबाज खान ने कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए 4 आक्रमण किए थे। कितने? 4 आक्रमण किए थे, लेकिन वो इन चारों आक्रमण के द्वारा भी इन किलों को, इस किले को पहले जीत नहीं पाया था। तो अकबर ने नाराज हो गए और 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीमदास जी कविताएं लिखते थे, दोहे लिखते थे, है ना, वो उनको विशाल सेना देकर भेजा कि आप जाइए और महाराणा प्रताप को पकड़िए और कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार कीजिए। तो शेरपुर में ये ठहरते हैं और शेरपुर में ठहरकर मेवाड़ पर धावा बोलते हैं। शेरपुर में ये वहां पे गए तो वहां पर इनकी जो मुगल हरम की सत्रियां थी। अब कोई पूछे युद्ध में गए हो अपनी पत्नियों को और को लेके जाने की क्या जरूरत है? वहां पे लड़ाई लड़ने गए हो, पिकनिक पे गए हो आप लोग, जो परिवार को लेके गए हो वहां, लेकिन लेके चले गए बस। ठीक है, तो अमर सिंह जी ने क्या किया, उस शेरपुर गांव पे हमला किया और इनकी जो पत्नियां थी, पत्नी एक तो होती नहीं थी, 150 राजाओं की 5-5 हजार थी, तो 150 तो ये भी लेके घूमते थे। तो इनकी जो स्त्रियां थी उनको इन्होंने क्या किया, कैद कर लिया, उनके बच्चों को, छोटे मोटे सैनिकों को कैद कर लिया। तो महाराणा प्रताप ने कहा देखो हम इनके जैसे नहीं है भाई, देखो हम युद्ध लड़ते हैं, सेना का युद्ध लड़ते हैं, इनकी पत्नियों, इनके बच्चों और इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप सह समान इन्हें वापिस लौटाइए। तो अमर सिंह जी ने अपने पिता के कहने पर शेरपुर गांव में जिन अब्दुल रहीम खान खाना की जो हरम की स्त्रियों को, बेट और जो इनके बच्चों को पकड़ लिया था, उन्हें वापिस परिवार के सदस्यों को सह समान लौटाया। तो नैतिकता की बात करें तो नैतिकता के दृष्टिकोण से महाराणा अमर सिंह और महाराणा प्रताप का कद इस घटना से काफी ऊंचा उठ जाता है कि कहाँ तो उनके हैं कि महाराणा भाई अकबर को अकबर महान करते हो, उसने तीसरे साके में युद्ध जीत गए। ठीक है, आपने उदय सिंह जी जो है वो खत्म हो गए, परिवार ने जो है वो साका कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद आप निर्दोष 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाते हो अकबर। तो अकबर ने जो ये घटना की उसमें कोई उनकी बहादुरी नहीं है, और वहां ये बहादुरी है महाराणा प्रताप की, जिसमें इन्होंने उनको बंदी बना लिया था, लेकिन बोले नहीं, इनसे हमारी क्या दुश्मनी है, युद्ध केवल साम्राज्य के लिए लड़ा जाता है, हम सिर्फ सैनिकों से युद्ध लड़ते हैं, इन जो है वो निर्बलों से क्या युद्ध लड़े, ठीक है ना, निहत्तों से क्या युद्ध लड़े। चलिए, अब महाराणा प्रताप ने क्या किया कि चले गए जंगलों में
और जंगलों से ये जब भी समय मिलता छापामार लड़ाई लड़ते। इधर से अकबर की सेना आती, कोई चौकी पे अधिकार करती, तुरंत महाराणा प्रताप के साथ में भीलों की बहुत बड़ी सेना थी जो अपने साम्राज्य की रक्षा। तो जैसे ही अकबर की सेना जाती, महाराणा प्रताप के जो भील थे, जो स्वामी भक्त सैनिक थे, वो वापिस उस चौकी पे अधिकार कर लेते। तो ऐसे में युद्ध लगातार चलते रहे। महाराणा प्रताप ने नाक में दम कर रखा था इसके, अकबर के। अब इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं दिवेर का युद्ध। अब दिवेर जो थी वो एक महत्वपूर्ण चौकी थी। दिवेर क्या थी? एक महत्वपूर्ण चौकी थी। 1582 को यह युद्ध हुआ और इस चौकी पर अकबर के चाचा थे सुल्तान खां या सुल्तान खां, कोई सुल्तान खां कहते हैं, कोई सुल्तान खां कहते हैं। वो उस चौकी के मेन सेनापति थे जिनको वो चौकी संभलवा रखी थी। इस युद्ध में राणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति की। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें बिल्कुल खुलकर आमने सामने की लड़ाई हुई और एक तरफा महाराणा प्रताप की जीत हुई। राज्यों की पुनः प्राप्ति के पश्चात महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। तो सुल्तान खां पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? महाराणा प्रताप ने। उनके साथ में उनके पुत्र थे अमर सिंह। उनके पुत्र क्या थे? अमर सिंह। और अमर सिंह काफी शक्तिशाली थे। अमर सिंह काफी शक्तिशाली थे और मुगल अधिकारी के रूप में यहाँ पर थे सुल्तान खान। तो इसको महाराणा प्रताप ने भी काफी उस पे मतलब घाव दिए थे। इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खान थे, वो मारा जाता है। अचानक महाराणा प्रताप की फौज दिवेर पहुंचती है और मुगल दल में मच जाती है भगदड़। मुगल अधिकारी सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह ने घेर लिया और भाले का ऐसा वार किया जबरदस्त कि सुल्तान खान को चीरता हुआ, मतलब भाले से ऐसा वार किया कि जिसमें, कहते तलवार का वार किया था वैसे, जिसमें सुल्तान खां तो पूरा चीर ही दिया, घोड़े तक को पूरा एकल चीर दिया था। इतना भयंकर वार किया था, ठीक है ना। मतलब अमर सिंह ने ऐसा वार किया, घोड़े और सवार के प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा ने भी इसी तरह बहलोल और उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया कि उन्होंने एक ही वार से सुल्तान खां और सुल्तान खान के साथ में उसका घोड़ा तक पूरा एकल काट दिया, जैसे कोई ग्राइंडर से काटा है किसी को, ठीक है ना। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया और इस युद्ध में एक तरफा विजय श्री महाराणा प्रताप को मिली। महाराणा प्रताप की यश और कीर्ति में वृद्धि हुई और यहां से मनोबल और ज्यादा बढ़ा। तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर की विजय महाराणा प्रताप के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। वैसे तो चाहे महाराणा प्रताप की जीत है वो तो गौरवमयी है ही है, यदि कहीं हार भी हुई है तो वो भी और भी अधिक कीर्तिमय हार हुई है। महाराणा प्रताप की हार भी कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, एक कीर्तिमय हार थी। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान जगन्नाथ कछवाहा ने किया। भाई बार बार अकबर सेना भेजता था कि भाई महाराणा प्रताप को पकड़ो। तो वैसे देखें तो लोग कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर ने जीता, लेकिन वास्तव में अनिर्णित युद्ध था और बहुत सी किताबों में तो महाराणा प्रताप को विजेता बताते हैं। अनिर्णित कह सकते हैं क्योंकि अकबर का उद्देश्य था कि मैं मेवाड़ पे अधिकार कर लूं, तो अधिकार भी पूरा नहीं रह पाया उसका स्थायी रूप से। समय समय पे महाराणा प्रताप ने वापस अपने जो साम्राज्य था उसमें केवल और केवल चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़कर सारा साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। और अकबर का उद्देश्य था प्रताप को पकड़ना, और महाराणा प्रताप को तो वो कभी जीवन में पकड़ भी नहीं पाए और बहुत बड़ा नुकसान भी झेला, क्योंकि मुगल की सेना बहुत परेशान रहती थी। मुगल सेना जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ की ओर जा रही थी, गोगुंदा की ओर जा रही थी, तो ऐसे के अंदर जो भील थे उन्होंने उनकी राशन सामग्री लूट ली। भीलों ने उनको बहुत परेशान किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि अब उनके क्षेत्र अकबर ने लूट लिए, तो एक भामाशाह थे और उनके भाई थे ताराचंद। ये पाली के थे भामाशाह और ताराचंद। ये दोनों भाइयों ने अपने जीवन की सारी संपत्ति, मेवाड़ की आन बान शान और अपने कह सकते हैं स्वतंत्रता की सुरक्षा करने वाले महाराणा प्रताप को इन्होंने जीवन की सारी संपत्ति दे दी थी। और महाराणा प्रताप ने भामाशाह को महासहानी रामा के जगह पर अपना प्रधान बनाया था, अपने साम्राज्य का प्रधान बनाया। किसको?
भामाशाह। और उससे पहले प्रधान कौन थे? महासाहनी रामा। अब ये देखो, ये छोटे छोटे जो मैं नाम बोल रहा हूं ना, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में काम के हैं, ठीक है ना। आरएएस प्री में और कोई भी एग्जाम दे, सब में काम के हैं। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी लगभग पूरा मेवाड़ पुनः प्राप्त कर लिया था। और 1582 के बाद में अकबर ने भी मान लिया कि भाई अब रोज रोज सेना भेज भेज के कुछ नहीं होना, तो उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में एक अघोषित संधि मान ली और महाराणा प्रताप पे अब हमला करना बंद कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना काम जारी रखा, अकबर दूसरे अभियानों में लग गया। इधर महाराणा प्रताप अपनी सेना ले जाके धीरे धीरे क्या कर रहे थे? वापिस अपने क्षेत्रों को प्राप्त कर रहे थे। अंतिम समय में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया, चावंड, और यहां से चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ था। महाराणा प्रताप के समय विकास हुआ और महाराणा अमर सिंह के समय खूब फली फूली चावंड चित्रकला शैली, और वहां पर चामुंडा माता का मंदिर बनाया। मेवाड़ में चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? चावंड में। चावंड में चामुंडा माता, चावंड में चामुंडा माता। और चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भी नाम है महाराणा प्रताप का। और चावंड को राजधानी किसने बनाया? तो भी नाम है महाराणा प्रताप का। और यहीं से चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। 19 जनवरी 1597 का दिन मेवाड़ के लिए काफी दुखद दिन था, क्योंकि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में बनाई गई है। चेतक की कहाँ है? बलीचा में। और महाराणा प्रताप की कहाँ है? बारडोली में। ये बारडोली भी याद रखना आ जाती है, किसकी छतरी कहाँ है। अब देखो, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो एक पहले क्या था कि देखो, आजकल तो अपने कहते हैं साहब, क्रिकेट मैच चल रहा है तो भी लाइव चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है ना। क्लासों की भी देखो रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन वहां पर युद्ध की रिकॉर्डिंग के लिए कोई लाइव सिस्टम तो था नहीं। जैसे अपने कहीं महाभारत के युद्ध में तो संजय क्या करता था? लाइव दिखा देता था धृतराष्ट्र को कि युद्ध में आपके इतने जो है वो पुत्र मारे गए हैं, इतने और बच्चे हैं, वो भी मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लाइव दिखाने का कोई सिस्टम था नहीं, तो युद्ध में इतिहासकार जाते थे, उन पे कोई हथियार नहीं चलाता था। देखो सिद्धांत कितने तगड़े थे, ठीक है ना। आजकल तो दुश्मन के कुत्ते को भी नहीं छोड़ते, और उस वक्त इतिहासकार कोई आ गया तो उस पर हमला नहीं करते थे। तो अकबर का एक इतिहासकार था अब्दुल कादिर बंदायूनी, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। बंदायूनी ने पूरे युद्ध का वर्णन मुत्खाब उल तवारिख या तारीख बंदायूनी नाम की किताब में पूरे युद्ध का वर्णन किया है। ये भी प्रश्न आ जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था लूणा और राम प्रसाद, और अकबर के हाथी का नाम था मर्दाना, ठीक है ना। अब कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि महाराणा प्रताप की कीर्ति बहुत तगड़ी थी, और आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय, या तो वीर कार्य या उज्जवल विजय या उससे भी अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। भाई ऐसी कोई जगह नहीं थी अरावली की, मेवाड़ की, जहां पे या तो महाराणा प्रताप ने कोई वीर कार्य किया है या कोई क्या की है, बहुत तगड़ी विजय, और यदि पराजय भी हुई है तो कीर्ति युक्त हुई है। दुश्मन को तो झाग उन्होंने निकलवा दी है। उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर खुद उदयपुर पर आक्रमण करता है और उसका नाम क्या रखता है? नहीं, ये थोड़ा सा ये लाइन हटा देना, ऐसा नहीं है। अब देखो, जब महाराणा प्रताप इस दुनिया में नहीं रहे थे 1597 में, तो देखो एक सच्चे राजपूत सूरवीर देशभक्त योद्धा मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास के पन्नों पर सदैव अमर रहेगा, क्योंकि यदि यही अधीनता स्वीकार कर लेते तो धीरे धीरे आप बताइए कि हिंदुत्व का क्या होता। तो कुल मिला के ये वो लोग थे जिन्होंने स्वामी भक्ति जो है अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, अपनी अस्मिता की सुरक्षा की। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अमर सिंह और आगे के जो राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, और महाराणा प्रताप काफ़ी इंपॉर्टेंट में है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, सहयोग करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।